शुरुआत हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से ही करेंगे। अमेरिका से टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। सारी दुनिया उनके सामने झुक चुकी है सिवाय हिंदुस्तान के। इसीलिए अपनी बात मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 50% टैरिफ के नागपाश में बांधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन की यात्रा उस बूटी की खोज की तरह है जो भारत को टैरिफ की धमकियों से मुक्ति दिलाएगी। अगर तियानजिन में भारत के पास चीन से रिश्ते बेहतर करने का मौका होगा तो प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा जापान से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करेगी। हम इससे आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित देश। विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का स्वागत आम बात है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का जापान दौरा बेहद खास है। बारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, भारत कुकुर आंगने आया रे, मेवारी जाओ रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में उथल पुथल है। ट्रंप के टैरिफ का तूफान पूरे उफान पर है। अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती अखर रही है और उसकी तरफ से रोज नए नए हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत को फिर निशाना बनाया है। भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर अपनी झूठी थ्योरी को दोहरा रहे हैं। इस तरह यूक्रेन युद्ध बंद करवाने में नाकामी का गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप भारत पर निकाल रहे हैं। वो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर भारत को झुकाना चाहते हैं, लेकिन भारत इस दादागिरी को मानने को तैयार नहीं। इसीलिए अमेरिकी निर्यात में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत को जापान जैसा नया ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए जो इस नुकसान की भरपाई कर सके। वहीं भारत की दूसरी कोशिश चीन से रिश्ते बेहतर करके उसे साधने की है। इसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से अपने मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल does not just grow, it multiplies. भारत के हित सुरक्षित करने के लिए निवेश की जरूरत है। इसके लिए जापान बहुत अहम है, जो न सिर्फ भारत में निवेश बढ़ा सकता है बल्कि भारत का भरोसेमंद सहयोगी भी साबित हो सकता है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। जापान और चीन की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 3 बड़े देशों के प्रमुखों से मिलने वाले हैं, जिनसे रिश्तों में नई ऊर्जा भरकर अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई आसान की जाएगी। भारत की नजर जापान, चीन और रूस पर है, जिनके बाजारों में अगर भारत नए सिरे से पैठ बढ़ाने में कामयाब रहता है तो न सिर्फ निर्यात को लेकर किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत को नया बाजार भी मिलेगा।
साल 2024 में जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 22.85 बिलियन डॉलर का है। जापान से भारत 17.69 बिलियन डॉलर का सामान आयात करता है, जबकि निर्यात केवल 5.15 बिलियन डॉलर है। इसी तरह पिछले साल चीन और भारत के बीच 118.40 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। वहीं भारत ने चीन से 101.74 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 16.65 बिलियन डॉलर का रहा। रूस की बात करें तो दोनों देशों के बीच साल 2024 में 68.7 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। भारत ने रूस से 63.84 बिलियन डॉलर के सामान का आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 4.88 बिलियन डॉलर रहा। यानी चीन, रूस और जापान तीनों देशों के साथ भारत को व्यापार में घाटा है। अगर तीनों मुल्क अपने बाजार मेक इन इंडिया के लिए खोल दें तो एक तरफ भारत अमेरिकी टैरिफ से निपट सकता है, दूसरी तरफ अपने घाटे को पाट भी सकता है। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। भारत महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता। इसके लिए जरूरी है कि वो आत्मनिर्भर बने, उसका व्यापार किसी पर निर्भर न रहे। अमेरिका ने इसी मजबूरी को हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। बहुत पेचीदा मामला है, बहुत पेचीदा रिश्ते हैं, बनते बिगड़ते जिस तरीके के हैं उसमें जापान दौरा और उसके बाद एससीओ से पहले भारत किस तरीके से उसे अप्रोच करना चाहिए अपने रिश्तों को बाकी देशों से, खासकर चीन को लेकर सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं। तो इस समय एम्बेसडर सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम ये समझते हैं कि चूंकि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं, वो रिश्ते बहाल हो रहे हैं जिसका इंतजार चीन, रूस बहुत ध्यान से कर रहे हैं। लेकिन पहले जापान के बारे में आपसे हम समझना चाहते हैं एम्बेसडर सज्जनहार कि वो भी अमेरिका का साथ रहते रहते अचानक डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर वो लोग भी आ गए, और ऐसा लगता है कि जापान भी इस कोशिश में दिखता है कि वो भी कुछ और दोस्त जरा अमेरिका के बाहर तलाशे। भारत को इस समय इस जो पूरी आपदा है उसे क्या एक अवसर के तौर पर देखना होगा? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो देखिए, हमेशा ये कहा जाता है, नेवर लेट अ क्राइसिस गो बाय। क्राइसिस को, आपके सामने जो आपदा आई है, विपदा आई है, इसको आप कैसे एक अवसर में बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। और वही मेरे विचार से भारत करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। जो हम एक तो चाहे अपने आप अंदर अपने को देखें, आत्मनिर्भरता को देखें, चाहे अपनी अर्थव्यवस्था में देखें, अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में देखें, हम अपने को और मजबूत कर रहे हैं। चाहे जीएसटी स्ट्रक्चर को हम रिफॉर्म करें, रिफाइन करें, या पीएलआई को करें, या फिर और अपने रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करें, तो वो एक बात है। दूसरी चीज़ है जो हमको बाहर के जो देश हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा एक बहुत ही बड़ा पुराना मित्र है, पिछले 25 साल से हमारे संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा जो अमेरिका की हमारी जो उनके साथ जो सहयोग है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब ट्रेड के मामले में, टैरिफ्स के मामले में थोड़ी दिक्कत आई है। बातचीत से मैं पूरी उम्मीद करता हूं जो ये हम सुलझा लेंगे, और आगे चलते हुए हमारी जो बहुव्यापी, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको हम फिर से ढर्रे पर लाएंगे। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका को हमें इनमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप का अपना मत है, वो 3 साल रहेंगे, 3.5 साल और रहेंगे, उसके बाद हमारे जो संबंध हैं अमेरिका के साथ वो काफ़ी मजबूत रहेंगे। जहाँ तक जापान की बात है, तो जैसे भारत के ऊपर ये वार हुआ है टैरिफ का, वैसे ही जापान के ऊपर भी हुआ है। हम और देश देख रहे हैं किनके साथ हम अपने संबंधों को और बढ़ा सकते हैं और गहरा कर सकते हैं। हमने अभी यूनाइटेड किंगडम के साथ अपना एफटीए साइन किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन किया है, जापान के साथ हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं,
और उनको हम, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सिविलाइजेशनल हो, आर्थिक हो, सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो भी क्षेत्र हैं, हमारे बहुत ही अच्छे उनके साथ संबंध हैं। उसके साथ साथ वो हम दोनों क्वाड के मेंबर्स भी हैं, जिसमें 4 देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। और हम देखेंगे जो अगर उसके जो मुलाकात होती है समिट भारत में उसका समिट शिखर सम्मेलन होना है इस साल के अंत तक, तो हम देखेंगे जो वो कैसे होता है। और जापान के साथ हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये 15वां शिखर सम्मेलन होगा दोनों देशों के बीच में, और इनको अपने संबंधों को आगे ले जाने में और मजबूत करने में ये बहुत ही यात्रा सहायक होगी। यानी रविवार का दिन जिसमें मुलाकात पहले शी जिनपिंग से होगी, जिसके बाद फिर बाकी और बायलैटरल्स हो सकते हैं। लेकिन एक तो शी जिनपिंग, दूसरा व्लादिमीर पुतिन। RIC आज की बात नहीं है, 90 के दशक में इसकी शुरुआत हो गई। अब सर्गेई लावरोव चाह रहे हैं कि एक बार फिर ये सक्रिय रहे। क्या आप चीन के साथ, चूंकि हमारे टेंशन्स बहुत हुए हैं बीच में, उसे देखते हुए इसे एक पोटेंट गठबंधन के तौर पर वापस जीवित होते हुए देख सकते हैं? देखिए, जो हालात अभी के हैं उसमें तो मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती। हमको अपने संबंध चीन के साथ नॉर्मल करने हैं, स्टेबलाइज करने हैं, क्योंकि चीन बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल में 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो चीन के साथ हमारे बहुत मुद्दे हैं और इसीलिए हमको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। परंतु इसमें रूस के साथ हम संबंधों को अच्छा कर सकते हैं, व्यापक कर सकते हैं, और उसमें पहल भी हो गई है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो इस साल जो एनुअल समिट है उसके लिए भारत आएंगे, तो वो हम अपने संबंधों को, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम बरकरार रखेंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सज्जनहार, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। सबकी नजरें मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर लगी हुई है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स पर बारीक नजर रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा को चीन से भी अहम बता रहे हैं। इसकी वजह जापान से जुड़े फैक्टर्स हैं। बात चाहे विदेशी निवेश की हो, तकनीक की हो, रक्षा कारोबार की हो, जापान भारत की बड़ी मदद कर सकता है। जिस तरह से जापान और भारत ने नौसेना के लिए रडार बनाए हैं, उससे रक्षा क्षेत्र में भविष्य के नए दरवाजे खुल सकते हैं। वो साल था 1949 जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जापान के बच्चों के लिए उपहार के रूप में टोक्यो के चिड़ियाघर के लिए एक हथिनी भेजी। ये हथिनी जापान के प्रति भारत की मित्रता का एक स्थायी प्रतीक बन गई थी। इसी तरह 1952 में भारत ने जापान के साथ शांति संधि की, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया से जापान के अलगाव को खत्म किया। इस तरह भारत और जापान के रिश्ते न सिर्फ पुराने हैं, बल्कि भरोसे की बुनियाद पर टिके हैं, जिन्हें बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी मिल चुकी है। भारत में बन रही बुलेट ट्रेन दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी का प्रतीक है। दोनों देशों को पता है कि वो मिलकर एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पसफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और जापान के बीच करीबी को इसी बात से समझा जा सकता है कि जापान भारत की नौसेना के लिए रडार बनाएगा। जापान आमतौर पर किसी के लिए हथियार नहीं बनाता, लेकिन भारत और फिलीपींस अपवाद हैं। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है
कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के सामने भारत और जापान का गम एक जैसा है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारत की इकोनॉमी को गहरा नुकसान होने की आशंका है, ठीक उसी तरह जापान की अर्थव्यवस्था को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोक्यो पहुंचने से पहले ही जापान ने ट्रंप को सख्त संदेश देते हुए अपने व्यापार वार्ताकारों को अमेरिका जाने से रोक दिया। जापान के व्यापार वार्ताकार रेयोशी अकाजावा ने आखिरी समय में अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया। सवाल है कि क्या टैरिफ की घेराबंदी में जुटे भारत के लिए जापान सबसे अहम कड़ी साबित होगा। जापान के वार्ताकारों के अमेरिकी दौरा रद्द करने से अमेरिका में किया जाने वाला 550 अरब डॉलर का निवेश खतरे में पड़ गया है। इस तरह ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत और जापान के एक हालात इस रिश्ते को नए सिरे से करीब आने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेश करने वाला देश है। पिछले साल दिसंबर तक जापान का कुल निवेश 43.2 बिलियन डॉलर था, जो 2023-24 में 3.1 बिलियन डॉलर और 2024-25 में 1.36 बिलियन डॉलर रहा। इस तरह जापान लगातार भारत में निवेश कर रहा है, जो इस अनिश्चित विश्व में बड़ी बात है। भारत की कोशिश इस दोस्ती को सेमीकंडक्टर से लेकर क्लीन एनर्जी तक ले जाने की है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति के लिहाज से भी जापान की यात्रा बहुत अहम है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने का एक कदम है। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आज हमने अपने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। भारत और जापान दोनों चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एक सोच रखते हैं। इसलिए चीन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री का यहां आना चीन को भी साफ साफ संदेश कहा जा रहा है। किसी भी रिश्ते के अलग अलग पहलू होते हैं। आर्थिक पहलू को समझना यहां इसीलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका के साथ जो इतने शानदार रिश्ते चल रहे थे, वो एक टैरिफ की बात पर आकर डगमगा गए। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिजनेस टुडे के सिद्धार्थ जराबी, जो ग्रुप एडिटर हैं हमारे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम समझते हैं पैसे की पेचीदगी। कहते हैं ना सिद्धार्थ की फंस गया मामला कहते हैं ना कि वो अगर किसी रिश्ते में पैसा बीच में आ जाता है तो रिश्ता बदल जाता है। यहाँ केवल अमेरिका से बदले रिश्ते नहीं, बल्कि चूंकि प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं, जापान के बाद SCO, तो सबसे पहले मैं जापान में क्या संभावनाएं आर्थिक तौर पर हम देखिए, जापान भारत का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। हाँ। दिल्ली में जो रहते हैं उनको पता है कि बहुत बढ़िया एक पुल कुछ दशक पहले जो बना वो भी जापानीज सहायता से बना। भारत में सबसे बड़ी प्रचलित जो गाड़ी है वो भी जापानीज टेक्नोलॉजी मारुति सुजुकी कंपनी है। जापान भारत का, जिसे हम कहेंगे ना, ऑल वेदर पेरिनियल फ्रेंड है। चाहे धूप हो या छांव, जापान और भारत के संबंध आर्थिक दृष्टि से और वैसे भी राजनीतिक तौर पे भी बहुत अच्छे संबंध है। आपको याद होगा शिंजो आबे साहब का संबंध जो था। इसलिए मेरा मानना है कि जापान के साथ लगातार उनके लिए भारत एक मार्केट, वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लगातार कई दशकों से। अभी आप चाहे नई बुलेट ट्रेन की बात करें, कितनी ही कंपनीज, कितने ही सेक्टर्स में जापान और भारत के संबंध बड़े स्ट्रांग है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअल इकोनॉमिक एजेंडा और आउटकम अगर निकलेगा तो वो जापान यात्रा से निकलेगा। और चाइना कितना, वो तो कंपेटिटर है हमारा, पर ये अगर RIC साथ, रूस तो समझ में आता है, लेकिन
चाइना हमें किस तरीके से देखेगा? अभी चाह तो रहे हैं, वो बाहें फैलाकर वेलकम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, हमें रिंग फेंस करना पड़ेगा। अब चाइना के साथ जो हमारे बाउंड्री को लेके इश्यूज हैं और आपने कवर किया है इतने सालों से, उनको, और जो आर्थिक हमारी उनके साथ ट्रेड है, गलवान के बावजूद ट्रेड बढ़ती रही है, इसलिए हमें रिंग फेंस करना पड़ेगा। और अगर हमारी इकोनॉमी आज की डेट में कई चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है तो क्या करें? इकोनॉमी को ठप तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने फिर से स्वदेशी बोला है, स्वदेशी पहली बार ही नहीं है, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से स्वदेशी की बात की जा रही थी। वो आवश्यक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होगा। चुटकी बजा के स्वदेशी आप एकदम हो नहीं सकते हैं। खरीदार से लेके जो प्रोड्यूसर है सबको बदलना पड़ेगा, और वो आसानी से नहीं होगा। नहीं तो चाइना के दौरे से हम क्या मतलब, एससीओ है ऑफ कोर्स, लेकिन एजेंडा पे और भी चीजें हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर हो, और इतनी लंबी बाउंड्री जिस देश के साथ है, इतना बड़ा हमारा ट्रेड है और लगातार साल भर साल वो ट्रेड बढ़ रहा है, तो नॉर्मलसी से फायदा ही है। मैं यहाँ तक नहीं जाऊँगा ये कहने के लिए, जो एक अंग्रेजी की कहावत है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, परंतु अभी आज की स्थिति में अगर अमेरिका ने तय किया है कि वो दुनिया से हर किसी से झगड़ा लेगा, और भारत से जिसने इतने संयम से आज तक, बता दीजिए पिछले 6 महीने में एक स्टेटमेंट किसी अधिकारी की जो किसी भी प्रकार की टिप्पणी की हो एडवर्स या नेगेटिव, आप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हो, पुतिन की वॉर को मोडीज वॉर कह रहे हो, अलग अलग प्रकार के कटाक्ष कर रहे हो, इंडियन रूपी पे मजाक उड़ा रहे हो, वहाँ का वित्त मंत्री ऐसा कह रहा है, ये तो मतलब जो हम बिलो एक्सपेक्टेशन, बिलो द बेल्ट, बिलो द टेबल वाली बात है। पर भारत ने ऐसे बात की है क्या? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने तय किया है कि वो भारत को एक प्रकार से इस समय ठुकरा रहा है। पर अमेरिका सच क्या दिल में उसको लग रहा होगा, धुकधुकी होगी कि अगर चाइना और भारत के तो मार्केट का साइज अगर वो देख ले, वो अगर नेचुरल रिसोर्सेज इन 3 देशों का देख ले, क्या उसको धुकधुकी लग रही होगी? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कैसे दो। आपने सवाल बोलता अच्छा पूछा। क्या अमेरिकन कंपनीज रशिया में बिजनेस कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। क्या चाइना में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब अलाउड है? नहीं अलाउड है। मार्केट कहाँ पे है? इंडिया में। फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? भारत है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ओपन है। देखिए, ये कहना कि आपके टैरिफ ज्यादा हैं, ये एकदम, जिसे मैं कहूँगा, प्रोपेगेंडा है। आप क्षेत्र बाय क्षेत्र देख लीजिए, विदेशी निवेश हमारे देश में है। आज भारत की सबसे 2 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, एक जापानी, एक साउथ कोरियन है। किसने मना किया अमेरिकन कंपनीज को यहाँ आके आप मार्केट में निवेश ना करें? टेस्ला को कभी मना किया गया? टेस्ला को ये बोला गया कि इतनी बड़ी संख्या, 40-50 करोड़ लोग, जिनको एक प्रकार से हमें जीवनी की भी जिनको सपोर्ट देना पड़ रहा है, आप फैक्ट्री लगाइए, नौकरी दीजिए। मारुति ने किया ना, hyundai ने किया। मैं सेक्टर बाय सेक्टर आपको उदाहरण दे सकता हूं। ये भ्रम है, ये प्रोपेगेंडा है कि भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी, और इसको केवल टैरिफ से नहीं देखना चाहिए। टैरिफ आप श्वेता जी जानती हैं, गुड्स से रिलेटेड है। सर्विसेज में तो सब कुछ खुला हुआ है ना। सर्विसेज में आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से इंडियन कंज्यूमर्स का ले जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट मनी ले जा रहा है, यहाँ के मीडिया पे असर पड़ रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। आपके यूएसटीआर ने बोला कि एलआईसी सस्ती पॉलिसीज क्यों देता है? आपका यूएसटीआर कह रहा है कि आपके कृषि क्षेत्र में सब्सिडी क्यों है? आपका यूएसटीआर कहता है कि यहाँ पे स्टेंट सस्ते भाव पे क्यों दिए जा रहे हैं? मतलब देश को गंगा में बहा दें उनके लिए। तो बड़ी चीज है कि दरवाजे बंद नहीं करने हैं, लेकिन झुकना भी नहीं है। और मुझे लगता है ये सारी आकलन को सुन के कि एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना, जहां पर रूस, चीन सब आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हैं, अमेरिका को ये तो दिखा रहे हैं कि आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। बहुत धन्यवाद। तो जिस आरआईसी की बात हम कर रहे हैं, रूस, भारत और चीन की बात कर रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत सालों पहले, दशकों पहले हो गई थी। आरआईसी की शुरुआत 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने की थी। इसका मकसद था अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देना। साल 2002 से 2020 के बीच आरआईसी की कई बैठकें हुई, लेकिन गलवान के बाद यह सिलसिला थम गया। पर अब रूस और चीन इस मंच को एक बार फिर मजबूत करना चाहते हैं।
इसीलिए अमेरिका की मोदी पुतिन और जिनपिंग की चीन में होने जा रही मुलाकात पर पैनी नजर है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि आरआईसी उसकी सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती दे सकता है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की धौंस दिखाकर दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ा है, तब से दुनिया में रिश्तों का एक नया गठजोड़ शुरू हो गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से सीधे भारत पर टैरिफ की वजह भारत का रूस से तेल खरीदना बताया जा रहा है, तो पुतिन ने भी एक नया प्लान तैयार किया, भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस आरआईसी बनाने के लिए। जैसे ही रूस ने प्रस्ताव भेजा, पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि ये त्रिशक्ति का मिलन होता है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है और पुतिन इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर भारत, चीन और रूस का त्रिपक्षीय संवाद फिर से सक्रिय होता है तो दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। आज हम आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि रूस ने कैसे इस त्रिकोणीय शक्ति के गठजोड़ की शुरुआत की। रूस के उप विदेश मंत्री एंड्रेई रुंडेको ने कहा कि आरआईसी को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। पुतिन की तरफ से ये भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव, और चीन ने तुरंत इस पर हामी भर दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस त्रिकोणीय अलायंस को लेकर हालांकि भारत की तरफ से अभी बेहद नपातुला ही जवाब आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये सिस्टम लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। Consultative format is a mechanism where the three countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out among the three countries in a mutually convenient manner. और जब 18-19 अगस्त को देश के विदेश मंत्री यांग यी ने भारत का दौरा किया तो चीन के मीडिया ने इसे प्रमुखता के साथ कवर किया। वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर अहम चर्चा की। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चीन की मीडिया के मुताबिक भारत अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहता है और वांग यी की भारत यात्रा इसी का हिस्सा थी। चीन का मीडिया कहता है कि भारत और चीन के मजबूत संबंध ग्लोबल साउथ के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ग्लोबल साउथ टर्म एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के लिए चीन जा रहे हैं। पिछले 7 साल में ये उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस दौरान वो शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। ऐसे में रूस के आरआईसी वाले प्रस्ताव के बीच ये यात्रा और अहम हो जाती है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य टकराव के बाद आरआईसी की गतिविधियां रुक गई। लेकिन पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में बदलाव आया। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की चीन यात्राओं से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संवाद शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन से अमेरिका को चिंता क्यों होगी? तो सुनिए। भारत, चीन और रूस तीनों देश मिलकर अगर आरआईसी को दोबारा शुरू करते हैं तो इससे एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। और खास बात यह कि भारत पहले ही क्वाड का हिस्सा है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यानी इसमें 2 पश्चिमी देश हैं। चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी करने के लिए बनाया गया और अमेरिका इसमें अपनी मनमर्जी चलाता है। अब अगर भारत आरआईसी का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए ये कूटनीतिक तौर पर झटका होगा। आरआईसी में भले ही 3 देश हैं, लेकिन 3 देश महाशक्तिशाली होने के नाते नाटो जैसे ताकतवर हो सकते हैं। इसलिए नाटो और अमेरिका को इस संगठन से चिंता हो सकती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये संगठन फिर से जीवंत हो, क्योंकि इस कदम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति और वैश्विक सत्ता संतुलन में बदलाव के बीच तीनों देशों में संवाद फिर से हो सकता है और दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था शब्द का उपयोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख बदलाव या परिवर्तन को दिखाने के लिए किया जाता है।
इसका मतलब ये कि विश्व में शक्ति का संतुलन, राजनीतिक विचारधाराएं या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तरीके बदल रहे हैं, जिससे एक नया अलग या नया वैश्विक परिदृश्य बन रहा है। ऐसे में अमेरिका के अलावा नाटो समेत दूसरे पश्चिमी देशों को इस संगठन के फिर से एक्टिव होने पर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चिंता सता सकती है। तो इतना समझ में आता है कि रूस से रिश्ते तो हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन चीन की वजह से ये R+I+C के बीच का मतभेद सामने आता है। लेकिन सामरिक रूप से किस हद तक चीन पर विश्वास किया जा सकता है और चीन से किस हद तक संबंध आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ इस समय हैं। तो डिफेंस का एंगल समझने के लिए, डिफेंस की पूरी बात को समझने के लिए सर, आप इंडिविजुअली इस समय दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां पर ट्रंप टैरिफ की रट लगाते हैं, चीन से करीब जाना सही है, गलत है? देखिए श्वेता, इसको थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखिए। चाइना तो कॉन्स्टेंटली 1962 नहीं 1950 से भारत के खिलाफ रहा है। भारत के खिलाफ साजिश की है, भारत को अंडरमाइन करने की कोशिश की है, भारत के साथ एक भारत को हमेशा उसने भारत का दुश्मनी का रोल प्ले किया है, आउटराइटली प्ले किया है। इस ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने खुलेआम पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया, पाकिस्तान को आर्म्स किया। उग्रवाद जो 90s से फैला हुआ है उसमें पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट चाइना का। ठीक है। एक नोन एनिमी है, उसका कैरेक्टर हमें नोन है और वो अप्स एंड डाउन्स है। कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके बारे में बहुत लोगों को तो अंदर वो किस तरह से क्या कर रहे हैं हमें मालूम भी नहीं है। हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जितने भी हैं, जो लोग हैं, वो वेस्टर्न उससे पढ़ के चाइना के बारे में ज्ञान लेते थे। तो चाइना जो है उससे कोई भी रिश्ता बढ़ाना अमेरिका की कॉस्ट पे, वेस्ट की कॉस्ट पे, रशिया की कॉस्ट पे। अभी तो अमेरिका भी आसिम मुनीर को मिलने बुला रहा है। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे और अमेरिका के रिलेशंस हॉट एंड कोल्ड थे 2002 तक जी, फेजेस थे उसके, राइट। लेकिन 2002 के बाद हमने 22-23 साल मनमोहन सिंह ने और मोदी जी ने 10 साल मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल, उन्होंने 10 साल, इन्होंने 25 ईयर्स, 22 ईयर्स हमने और ये चीज़ स्टार्ट हुई थी वाजपेयी जी से, तो उसमें हमने सब कुछ इन्वेस्ट किया है। मेरा मानना ये एक टेम्पररी फेज है। टेम्पररी फेज के कारण हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, हमारे 5 मिलियन लोग हैं वहाँ, हर कंपनी में कोई नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो ऐसे मुल्क के साथ इतनी मेहनत करने के बाद एक इंसिडेंट के मुनीर को क्यों बुलाया, उसका तो एक कारण है ना। सोचिए, नहीं, पर चाइना को आप फिर भी ट्रस्ट नहीं करना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो ट्रस्ट चाइना को करेगा वो मार खाएगा ना। हमने मार खाई है ना। मैं तो 93 की ट्रीटी से विड्रॉ करो। पाकिस्तान हमने एक ट्रीटी की थी, बड़े अच्छे, उसमें बहुत अगर आप देखें तो नरसिम्हा राव जी बहुत एक्सपीरियंस लीडर थे, उनके दौरान वो 93 की ट्रीटी साइन की। पर मैं तब तो नहीं इतना बोल सकता था, एक यंग ऑफिसर था। लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि हम हथियार यूज नहीं करेंगे बॉर्डर पे, मैं समझता हूं गलत था। उससे वो होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान चाइना फोर्स से डरता है, चाइनीज सोल्जर हमारे सोल्जर की फोर्स से डरता है, वेपन से डरता है। वो हमने 2 बार देखा, 1968-9 में और 1986 में। 86-88 में तो उसने मूव किया तो साहब हमने जाके उसको घेर लिया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो अपनी लिमिट में रहते हुए रिश्ते रखने हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ और अमेरिका के साथ इसको टेम्पररी फेज लो और इसको इंप्रूव करो, बिकॉज लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ हमारा बेनिफिट हुआ है, अमेरिका का बेनिफिट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीधी सी बात हम इसमें ये समझें कि अलग अलग पहलू हैं। आप चीन के साथ रिश्ते को केवल एक होल के तौर पर नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसके अलग अलग आयाम हैं। कूटनीति है तो रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ में चीन का दबदबा है। पाकिस्तानी आतंकवाद की आलोचना करने में भी यह मंच आनाकानी करती है। इस बार एससीओ का इस्तेमाल शी जिनपिंग ये बताने में करेंगे कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। अब सवाल यह है कि भारत के लिए एससीओ क्यों जरूरी है? क्या इसमें शिरकत करके पीएम मोदी भारत की विदेश नीति का केंद्र कोई एक देश नहीं है? सबसे बड़ी बात, एससीओ जैसे मंच ग्लोबल साउथ में भारत की छवि की मजबूती के लिए जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स और एससीओ जैसे देशों से डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अमेरिकी वर्चस्व को खतरा है। लेकिन जिस रेयर अर्थ ने ट्रंप को चीन पर झुकने के लिए मजबूर किया, उस पर ब्रिक्स और एससीओ देशों का कब्जा है।
जिसे अमेरिका अपने खिलाफ खतरा मानता है। चीन के पास जहां दुनिया के आधे रेयर अर्थ रिजर्व हैं, तो ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जिस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है। एससीओ को लेकर एक सवाल भारत के लिए भी अहम है, और वो ये कि चीन के दबदबे वाले इस संगठन में जाकर भारत को क्या मिलेगा। वो भी तब जब एससीओ की बैठक को शी जिनपिंग ने इस बार अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना है। 3 सितंबर को चीन में विदेशी नेताओं का मेला लगने वाला है, जिसमें 26 नेता शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, कंबोडियाई राजा नोरोदम सिहमोनी, वियतनामी राष्ट्रपति लुआंग क्वांग, लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोंग सियोलिथ, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम भी यहां होंगे। अब सवाल है कि चीन के दबदबे वाले एससीओ में जाकर प्रधानमंत्री मोदी को क्या मिलेगा। इसे समझने के लिए चीन के रुख में आए बदलाव को देखिए। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर यह फोटो पोस्ट की और लिखा कि गणेश जी की छवि चीन के तांग राजवंश और मोगाओ गुफाओं में पाई जा सकती है। ये सदियों पहले चीन और भारत की कला, आस्था और संस्कृति के आदान प्रदान का एक सुंदर उदाहरण है। इस तरह चीन की तरफ से भारत से रिश्तों की याद दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। Still working through the finalization of those meetings, and we'll keep you updated and brief you in any case on the proceedings in those meetings. प्रधानमंत्री मोदी के जापान और चीन की यात्रा करने का मकसद ट्रंप के टैरिफ के भारत पर असर को कम करना है। इसके अलावा भारत दोनों देशों के साथ संबंधों को घनिष्ठ बनाना चाहता है। बड़ी बात यह कि एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 2 बार द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो शनिवार शाम को जापान से तियानजिन पहुंचेंगे और रविवार दोपहर के आसपास शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद एससीओ शिखर सम्मेलन के आधिकारिक भोज से पहले दूसरी बैठक कर सकते हैं। सोमवार को देश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बड़ी बात यह है कि जो चीन भारत पर डोरे डाल रहा है, वो अपने बाजार में भारतीय माल को रोकता है। कई तरह के सीमा नियम, चेकिंग के नाम पर प्रोडक्ट को हफ्तों तक बंदरगाहों पर रोकना और फिर खराब क्वालिटी का हवाला देकर जहाजों को बैरंग वापस लौटाना उसकी हरकतों में शामिल रहा है। इसलिए सवाल है, क्या चीन जो अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ होने की अभी बात कर रहा है, वो भारतीय सामान को चीन के बाजार में आसानी से जाने देने के लिए सहमत होगा? क्या चीन से करीबी बढ़ाने से फायदा होगा? अमेरिका चाहे जो कहे, लेकिन एससीओ भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। भारत इस मंच का इस्तेमाल आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए करता है। दूसरा, रूस भारत का पारंपरिक साझेदार है और एससीओ भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर देता है। चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं, लेकिन इस मंच पर दोनों देश आमने सामने बैठकर क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर में एससीओ भारत को एक रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका देता है। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को एससीओ के मंच पर भारत बार बार उठाता है। इस वजह से भारत के लिए एससीओ छोड़ना विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान को खुला मैदान मिल जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो शंघाई सहयोग संगठन वो बड़ा खेल है जहां भारत को हर हाल में मौजूद रहना है। अगस्त के इसी महीने में संसद में सरकार बता चुकी है कि इस साल 7 महीने में देश के भीतर कुदरत की तबाही की वजह से 1626 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा डरावने तरीके से लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। यानी उत्तर से दक्षिण तक प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ा आतंक अब जीवन पर बनती जा रही है।
वीडियो नंबर 1। उत्तराखंड का टिहरी जिला, बालगंगा नदी उफान पर है, मकानों पर खतरा है। नदी के रौद्र रूप से मकान का एक हिस्सा पानी में बह जाता है। पहाड़ पर तेज बारिश में नदियों के उफान से तबाही मचती है। इसे स्वीकार तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आने से नुकसान हो रहा है। लेकिन अब दूसरा वीडियो देखिए। यहाँ कोई पहाड़ नहीं, अभी नदी का पानी भी बारिश की वजह से शहर में नहीं आया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में सड़क स्विमिंग पूल बन गई, जनता तैराक बन गई। चौड़ी सड़कें जिनकी वाहवाही सब सत्ता में रहकर लूटते आए, उनके दावे दलदल में फंस गए। लगा जैसे दिल्ली में नई प्रतियोगिता चल रही है, सड़क पर तैरना सीखे, केवल मानसून वाला ऑफर। और खबरदार करता सवाल, दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या मानसून को दोषी कहकर सबको क्लीन चिट दे दी जाए? क्योंकि मानसून की जिम्मेदारी पहाड़ पर तो मानी जा सकती है। जहां उत्तराखंड के बागेश्वर में कपकोट से विधायक सुरेश चंद्र गड़िया उफनती पहाड़ी नदी को पार करने की कोशिश करते दिखे, तभी उनका गनर पहाड़ी नदी के तेज बहाव में बह जाता है। आपदा के बीच तुरंत वहां मौजूद दूसरे जवान गनर को बचा लेते हैं। पहाड़ पर मानसून की वजह से ऐसे हालात समझे जा सकते हैं, जहां नदी है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली में बीच सड़क ऐसे लोग बारिश के पानी में फंसी बस पर खड़े होकर जंप करने लगे, जैसे सोसाइटी के स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहे हैं, तो फिर दिल्ली को अब की नहीं डूबने देंगे की बात कहने वाली रेखा गुप्ता की सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर क्या दावे सिर्फ कहने भर के लिए किए गए। क्योंकि दिल्ली के पटपड़गंज में कुछ लोग ये दिखाते हैं कि चंद घंटे की बारिश में दिल्ली में सड़क पर पानी कमर तक भर जाने से बस फंसी है और जिससे निकालकर आदमी को रिक्शे पर ले जाया जा रहा है। ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस बस से निकाल रहे हैं और इनको कहते हैं ना कि वो तक में इनको अटक कर रहे हैं। वो नदी से बन चुकी है और यहाँ सरकारी सिस्टम का कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली में समुंदर की क्या जरूरत है जब NH24 पर ही आपको समुंदर जैसा नजारा देखने को मिल जाएगा। ये रास्ता पटपड़गंज जाता है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। बीच में एक बस फंस गई है इस रोड के और देखिए कि इस वक्त भी मशीनों से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन इतना पानी यहाँ पर था कि ये पूरा स्विमिंग पूल बनकर आपको दिखाई दे रहा है। पानी जब सड़क में उतरेगा, मैडम, तो पानी को टाइम चाहिए निकलने का। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 4-4, 5-5 पंप लगा रखे हैं। PWD अपना काम कर रही है, देखा चाहिए नेतृत्व में हम ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। बीजेपी कहती कि बारिश है तो पानी भरेगा ही। अगर लॉजिक ये है तो फिर पहले क्यों सवाल उठाते रहे? पहले कोई विपक्षी घर के बाथरूम का नल खुला छोड़कर थोड़ी ना दिल्ली को डुबाते थे। असल में सवाल है कि दिल्ली को क्यों नहीं डूबने से बचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी तैयार हो पाता है, जहां लोग बारिश में चलते दिखें, तैरते नहीं। प्लान करके आम आदमी पार्टी के जो पहले, मैं किसी पार्टी की तो बात नहीं कर रही, मैं तो दृश्यों की बात। नहीं, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पहले जो बैठते थे वो लोग प्लान करके आम आदमी पार्टी के लोग, पर उनको ये शर्म नहीं आई। 12 साल तो वो खुद रहे, करा लेते इसका काम। डिप्टी सेवा आप रहे, आपने क्यों नहीं करी सड़क अच्छी करी? हम तो पंप लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं करा? अभी 5 महीने पहले सत्ता आई हमारे हाथ में, 12 साल तो सत्ता तुम्हारे हाथ में थी। तो मैडम काम चल रहा है। काम चल रहा है का सबूत अब आप दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में देखिए। काम तो यहाँ भी चल ही रहा है, लेकिन ऐसा कि गली का पानी, नाली का पानी, घर का पानी सब मिलकर एक हो चुका है। कहाँ जा रहे हो भैया? ये वहाँ डूब जाएगा, बीच में खुला है, खुला है, जाओ। खुला बोल देने हो, खुला है, खुला। इसमें तो नाव आ जाएगा, नाव लेके आओ ना, एक बार वायरल हो जाते हैं। और देखो ना कितना गंदा है ये सब। कहाँ का बच्चे का पॉटी शॉटी डायपर सब आ गया पूरा। कहाँ जनता भी जानती है कि यूं तो बारिश में कोई सुनने वाला है नहीं, लिहाजा सोचते हैं कि समस्या वीडियो वायरल होकर ही जवाबदेहों के आंख कान तक पहुंच जाए। शायद दिल्ली को डूबने से बचाने के लिए शर्म के कुछ पानी में जवाबदेह भी डूब सके। सब गलीवासी आराम से सो जाओ, गली में जियो आराम से। नहीं, सबको एकजुट होना होगा। जिसको भी चाहिए ये समस्या, सबको अगर निकलना है, सब एकजुट हो जाओ।
ये मत सोचिए कि अरे गली है तो डूबेगी। यहाँ तो प्रगति मैदान अंडरपास भी पानी से लबालब भर जाता है और सुबह 10:30 बजे से पहले बारिश ने बता दिया कि अंडरपास दिल्ली के मानसून लायक बने ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद ये तस्वीरें हैं दिल्ली के प्रगति मैदान अंडरपास की तस्वीरें, आपको दिखाने की किस तरीके से पूरी सड़क इस वक्त पानी से लबालब है। प्रगति मैदान से सराय काले खां की तरफ जाने वाला ये अंडरपास है और सराय काले खां से अगर हम आते हैं तो उस रोड पर भी इसी तरीके से वाटर लॉगिंग जो है वो काफी ज्यादा पूरी सड़क पर हो रखी है और कई सारी गाड़ियां भी जो है वो इस वक्त खराब है, जिसके कारण जाम की लंबी लंबी कतारें जो कि सराय काले खां से अगर आप भैरव मंदिर की तरफ आते हैं, प्रगति मैदान की तरफ आते हैं, उस इलाके की ये पूरी तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि जाम से भी पूरा रास्ता जो है वो इस वक्त लबालब है। सुबह जब यहाँ पानी भरा तो दोपहर तक पंप लगाकर दावा किया गया कि पानी हटा दिया गया है।